हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज जो है हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और गेस करो वो टॉपिक क्या होगी? जिसने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर पढ़ा है, हम श्योर हैं कि वो ये गेस कर लेगा कि हमारी जो पहली टॉपिक है, पहला फाइलम, वो क्या है। सबको पता है फाइलम हम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम फोरिफेरा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर। और यहाँ से हम बताएंगे कि कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप स्टार मार्क करिएगा। और फाइलम या जो हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट जरूर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करें। चलो, आपकी स्क्रीन पर फाइलम पोलीफेरा के कुछ डायग्राम दिख रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है ना? ध्यान से देखो। ये स्पंजेस है, ठीक, जो हम फाइलम पोलीफेरा की कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। फाइलम पोलीफेरा ऑल्सो कॉल्ड पोर बियरिंग एनिमल्स बिकॉज ऑफ इनके पूरी बॉडी पर मिनट स्पोर होते हैं, मतलब छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं, एक बड़ा सा पोर होता है, ऑस्कुलम बोलते हैं। एंड मिनट स्पोर को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो फाइलम पोरीफोरा, पोरीफेरा ऑल्सो कॉल्ड फूड बियरिंग एनिमल्स। एंड एक और नाम से जानते हैं, स्पंजेस, ऑल्सो कॉल्ड स्पंज, स्पंजेस। तो आप फूड बियरिंग एनिमल्स आर स्पंजेस भी बोल सकते हो। हैबिटाट, हमें पता है कि सबसे पहले हम हैबिटाट डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आफ्टर दैट हम मूव कर जाएंगे एग्जाम्पल, है ना? इतनी बात करनी है हमको, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर में स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू ये करना है हमको, फाइलम पोलीफेरा का हैबिटाट क्या है, मतलब कहाँ मिलता है। ठीक, कहाँ मिलता है? तो एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी को भी हमें फॉलो करना है। एनसीईआरटी लिख रही है कि ये जनरली ये कैसे होते हैं, मैराइन। तो हमें ये मैराइन वाटर के अंदर में, ठीक, तो वाटर के अंदर ही पोलीफेरा देखने को मिलते हैं जनरली, मतलब मान के चलो कि मैक्सिमम जो है वो मैराइन वाटर में ही मिलने वाले हैं। तो हैबिटाट इसका यहाँ पर है, डायग्राम कितना सुंदर सुंदर सा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और आगे हम बताएंगे कि एज ए गिफ्ट एक पोलीफेरा है, जिसका एग्जाम्पल हम करेंगे, एज ए गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट दिया जाता है जापान में। तो आगे बढ़ते हैं, और गेस करो, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दो अभी, बाकी लास्ट में तो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जब किसी भी फाइलों को पढ़ रहे होंगे तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने 2 लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत डिटेल किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत छोटे छोटे से वीडियो है, नन्हे नन्हे से, जाके देखो उसको और फिर आओ इसके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम श्योर है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक, तो हम यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा के अंदर ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली लिखते चलेंगे कि इसमें किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा इसके पास सिमेट्री है, एंड जम लेयर है, सेगमेंट है नहीं, नोटोकार्ड है या नहीं है। तो हम जनरल जनरल बातें करेंगे, तो इसका डिटेल लेक्चर 2, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक, तो चलो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा है? सेलुलर लेवल में। ये प्रिमिटिव प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें तो सबसे पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? तो फाइलम पोरीफेरा ही है। तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेशन की बात करें, क्योंकि हम जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, ना तो ऑर्गन है, क्योंकि ये सेल एग्रीगेट ऑफ सेल है, और जो एक मल्टी सेलुलर एनिमल सेल को बनाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ इसका न्यूट्रिशन जो होगा वो होलोजोइक है। तो जितने भी फाइलम हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ एनिमल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबके सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, डाइजेशन की बात करेंगे तो यही इंपॉर्टेंट, आगे डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ऐसा है कि ये इंट्रासेलुलर है। ठीक है, तो डाइजेशन इसका कैसा है? इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, आगे बताएंगे कैसे इंट्रासेलुलर है। ठीक, सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री इसके पास एनसीईआरटी लिख रही है कि मोस्टली, मोस्टली ये स्टार लगाना। ठीक, ये आप स्टार लगाएंगे इसको ऐसे, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ऐसे हैं एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल है,
तो ये स्टार लगाना, इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सिमेट्री होती है, तो एक दो हैं जिसके पास कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। जिसके एग्जाम्पल करनी नहीं है आपको, लेकिन मोस्टली कैसी है, कैसे हैं ये सब, एसिमेट्रिकल। जर्म लेयर की बात करेंगे तो फाइलम पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक। तो कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टो और एंडोडर्म होते हैं, ठीक। सिलोम की बात करेंगे तो ए सिलोमेट्स हैं, ए सिलोमेट है, मतलब मीजोडर्मल डेराइव्ड कैविटी नहीं है इनके पास, मीजोडर्मल डेराइव्ड कैविटी नहीं है। सेगमेंट की बात करेंगे तो अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, तो हाँ इनके पास सेगमेंट भी नहीं होता, अनसेगमेंटेड होते हैं। नोटोकॉर्ड इनके पास अपसेंट होता है, नोटोकॉर्ड कैसा होता है, अपसेंट होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, जैसे आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सेल के अंदर डाइजेशन होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो सेलुलर डाइजेशन, तो यूनिसेलुलर जैसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, वैसे ही ये मल्टी सेलुलर ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इंट्रा सेलुलर भी होता है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि किसमें इंट्रा होता है। तो ये प्रिमिटिव है, एनिमल किंगडम में पहला फाइलम हम पढ़ रहे हैं इसमें, और ये सबसे पहला एनिमल भी है जो यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर एनिमल बना था, ठीक। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एनसीईआरटी लिख भी रही है इसको, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं। डिप्लोब्लास्टिक है, ए सिलोमेट है, मतलब सिलोम एब्सेंट है इनके पास। अनसेगमेंटेड बॉडी है, मतलब बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। हो जाएगा यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है नहीं, तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो लिखा हुआ है बिना स्ट्रक्चर को समझे हम नहीं समझ सकते हैं पूरे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को, ठीक। ध्यान से देखना, फोकस करना। जो फाइलम पोरीफेरा, जिसका जो सबसे ऊपर एक बड़ा सा क्या है, एक बड़ा सा पोर है, क्योंकि इसके पास जो पोर होते हैं वो दो होते हैं। एक ऑस्कुलम, लार्ज साइज का पोर है, ये ऑस्कुलम बोलेंगे, लार्ज साइज का पोर है। और एक मिनट, मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर है, यहाँ देख, यहाँ ये छोटे छोटे पोर है, ये छोटे छोटे पोर है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ऑस्टिया। तो पोर इसके पास दो है। लार्ज साइज का कौन है, लार्ज साइज का पोर है ऑस्कुलम, और स्मॉल साइज का कौन है, स्मॉल साइज का है ऑस्टिया, ठीक। पोर दो होते हैं। अब आप यहाँ पर एक बीच में कैविटी देखो, देखो पोर, ये तो लार्ज पोर है, ये स्मॉल पोर है, यहाँ बीच में एक कैविटी है जिसको हम नाम दे रहे हैं, शायद यहाँ पर नाम शायद लिखा ही नहीं है, तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से लिख देते हैं, ठीक। इस कैविटी का नाम है स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी। इसको एक और नाम से जानते हैं, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी ऑल्सो कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो फोकस करो, ध्यान से समझो इसको। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर में जो ऑस्कुलम, जो लार्ज साइज का पोर, उसको हम ऑस्कुलम बोल रहे हैं, जहां से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ऑस्टिया जो है मिनट पोर है, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर है, तो वाटर एंट्री करता है ऑस्टिया के थ्रू, वाटर जो है एंट्री करता है ऑस्टिया के थ्रू, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। तो वाटर इस रास्ते से अंदर जाएगा, इस रास्ते से वाटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, और इसी रास्ते से, इस ऑस्कुलम वाले रास्ते, जो लार्ज पोर है, इसी वाले रास्ते से वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर है ना इतना, चलो अब आगे देखते हैं कि इसमें और कुछ नाम लिखे गए। देखो स्पोंजोसील, ये जो कैविटी है, ये लाइंड है एक स्पेशल सेल से, जिसको कोइनोसाइट्स सेल बोलते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल, कॉलर सेल। और ये सेल कैसी होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, फ्लैजिलेटेड सेल होती है। तो आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं इसका, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल होती है। तो कोइनोसाइट एंड कॉलर सेल, जिसको हम फ्लैजिलेटेड सेल बोलते हैं। और एनसीईआरटी ये भी लिख रही है कि ये जो कॉलर सेल है, कोइनोसाइट सेल है, एक इसमें कैनाल सिस्टम दिख रहा होगा, देखो ये कैनाल सिस्टम दिख रहा है, ऐसे कैनाल सिस्टम। थोड़ा सा यहाँ से हम इसको अगर जूम करके बनाए, यहाँ यहाँ करके देखो, मान लेते हैं ये ऑस्टिया है, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर हैं, और एक कैनाल सिस्टम है, ऐसे कैनाल सिस्टम, तो यहाँ पर है वो कैनाल सिस्टम यहाँ। तो हम इसको नाम दे रहे हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर, वाटर कैनाल सिस्टम। और ये सबसे ज्यादा इसी वाले पॉइंट पर पी वाई क्यूज बनाया, तो स्टार लगाना, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये से आया है, वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा में होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो हमारा स्पंजेस यानी कि फाइलम पोरीफेरेंस के अंदर होता है। तो यहाँ पर कुछ कॉलर सेल होती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती हैं, ये कॉलर सेल से ये भी क्या होता है,
ये भी लाइंड होता है, कॉलर सेल से ये भी लाइंड होता है इस तरीके से। तो वाटर ऑस्टिया से, वाटर जो है ऑस्टिया से एंट्री करता है और इस रास्ते से होकर आगे जाता है। तो हम वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन पढ़ेंगे आगे। ठीक, अब आते हैं कोइनोसाइट सेल, इनर साइड होती है। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कोइनोसाइट सेल है और ये फ्लैजेला है इसका। और बाकी अब स्पोंजोसील कैविटी देखो यहाँ लिखा भी है, स्पोंजोसील कैविटी, ये जो अंदर कैविटी है इसको स्पोंजोसील कैविटी को बोल रहे हैं। बाहर की लेयर को हम पिनाइकोडर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है इसको पिनाइकोसाइट बोलते हैं हम। तो यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं है, तो बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत इसको नहीं है, लेकिन अगर आ गया मतलब एक्स्ट्रा आ गया तो आप बता सकते हैं। इन ये जो फाइलम पोरीफेरा है उसके पास दो लेयर है, देखो ध्यान से देखना। ये जो आउटर लेयर है, एक इसके पास कैसी है, आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर देख रहे हो इसको हम बोल रहे हैं इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर है इसके पास, इनर लेयर है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और बीच में अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, तो इसको हम नाम देते हैं मीजोग्लिया। क्या है ये, मीजोग्लिया है सर, मीजोग्लिया, ठीक, मीजोग्लिया। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं हमारे। और इनर जो स्पोंजोसिल कैविटी है, जो इनर लेयर है, तो ये कोइनोसाइट लेयर से क्या लाइंड होती है, तो इसको हम इनर लेयर को हम कोइनोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को कोइनोडर्म बोलते हैं, और आउटर लेयर को पिनाइकोडर्म बोलते हैं। तो ये आउटर है, कैसी आउटर। और जो कोइनोडर्म है उसको हम कहाँ किस में पढ़ रहे होंगे, इनर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। और बीच में मीजोकाइम देखो लिखा है, लेकिन हम लिख रहे हैं मीजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है इसके अंदर, मतलब ये डेवलप नहीं है, थर्ड लेयर बनी नहीं है इसमें। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वाटर कैनाल सिस्टम ये क्या आपको लर्न करना है। कॉलर सेल कोइनोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। और स्पोंजोसिल कैविटी है ऑल्सो कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, आगे क्लियर हो जाएगा हमारा। अब ये जो एक स्ट्रक्चर देखो, मतलब हमने ये वाला पॉइंट मान लो कि हमने इतना स्ट्रक्चर यहां से देखो, इतना स्ट्रक्चर हमने कट किया और जूम करके आगे वाली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। तो इतने स्ट्रक्चर को हम जूम करके आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, रियल में होता क्या है। देखो अब ध्यान से देखना, ये जो लेयर है इस लेयर को हम नाम दे रहे हैं ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर, तो बताओ आउटर लेयर को हम एक और नाम से यहाँ रहे थे, आउटर लेयर बोलो। तो हम इसको पिनाइकोडर्म बोल रहे हैं, पिनाइकोडर्म, ठीक, पिनाइकोडर्म। और जो इनर लेयर है वो लाइंड है एक स्पेशल सेल से जिसको कॉलर सेल बोल रहे हैं। ये कौन सी सेल है, कॉलर सेल है, कॉलर सेल जो फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिला है इसका, तो ये फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला है इसका, ठीक है बच्चे ध्यान से देखना। और ये मिनट पोर है, बहुत छोटे छोटे पोर है, बहुत छोटे छोटे पोर है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ऑस्टिया। और ये कैनाल सिस्टम है, क्या है, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंदर भी है स्पोंजोसिल कैविटी। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पर पिनाइकोसाइट सेल लिखा है ना, ये फ्लैटेड होती है पिनाइकोसाइट, तो इसको हम नाम दे रहे हैं पिनाइकोडर्म, यहाँ पे हमने लिखा है। बीच में अनडिफरेंशिएटेड क्या है, टिश्यू है, जिसको हम क्या नाम दे रखे हैं, मीजोहाइल, मीजोहाइल या मीजोग्लिया, मीजोग्लिया, मेनली इसको हम बोलेंगे मीजोग्लिया। मीजोग्लिया का फॉर्मेशन मीजोहाइल करता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर येलो कलर का दिख रहा होगा जिसको हम स्पिक्यूल बोल रहे हैं, देखो लिखा भी है यहाँ पर, सिलिका स्पिक्यूल, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल है जो इसका स्केलेटन सिस्टम है। और एक स्पेशल सेल होती है जिसको अमीबोसाइट सेल बोलते हैं। एनसीईआरटी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अमीबोसाइट हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक। और भी कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो मीजोहाइल या मीजोग्लिया में हम लिखते हैं यहां पर सम स्पेशल सेल, सम स्पेशल सेल हेल्प इन, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो डाइजेशन के लिए एक स्पेशल सेल है जिसको अमीबोसाइट सेल बोल रहे हैं। तो ये यहाँ क्लियर है ना, इतना बोर तो नहीं हो रहे होना भी नहीं है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं। और हम श्योर हैं कि आप एनसीईआरटी इसके बाद जाके पढ़ना, इस टॉपिक को इसके बाद जाके पढ़ना। हम 100% श्योर है, कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं छूटेगी जो आपको नहीं समझ आएगी और जो हमने नहीं पढ़ा है।
ठीक है, तो बहुत अटेंटिव रहो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बातों को। हम श्योर है कि सब समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको ना समझ में आए। बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फोकस करो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, वापस से देखना स्टार्ट करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, रफ कॉपी, नोट्स कॉपी, और उसे रफ की जरूरत नहीं, नोट्स कॉपी अपना लेके बैठो, एनसीईआरटी इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नोट करते रहो मेरे साथ। अब आते हैं जो हम एक पढ़ रहे थे, वाटर कैनाल सिस्टम। बोल रहे थे कि स्पेशल स्ट्रक्चर है और ये इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू बना है, तो ये स्टार लगाना इंपॉर्टेंट भी है। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम में ये जो मिनट पोर है जो बाहर दिखता है, इसमें ऑस्ट्रिया है, और ये कैनाल सिस्टम इसका, और ये स्पॉन्जोसिल कैविटी इसमें आ जाती है। तो वाटर कैनाल सिस्टम कंप्लीटली हो गया हमारा। और ये फ्लैजिलेटेड सेल है, जो कोइनोसाइट सेल से क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, कोइनोसाइट सेल इससे लाइंड होता है स्पॉन्जोसिल कैविटी में। तो ये स्पॉन्जोसिल कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी हमने पहले पढ़ लिया है इसका। देखो यहाँ पर लिखा सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल कैविटी है, और ये ट्रू कैविटी नहीं है, ये सिलोम नहीं है, बिकॉज ऑफ मेसोडर्मल डेराइव नहीं है। ध्यान से समझना। वाटर कैनाल सिस्टम ये हेल्प करता है, हेल्प इन एनसीईआरटी लिख रही है, क्योंकि इसमें इस वाटर कैनाल सिस्टम में ये जो कोइनोसाइट सेल हैं, इसमें फूड गैदरिंग में हेल्प करती है। फूड गैदरिंग, exchange of gases, exchange of gases, फर्स्ट हो गया। सेकंड और थर्ड की बात करें अगर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, थर्ड जो इसमें आएगा वो एनसीईआरटी लिख रही है रिमूवल ऑफ वेस्टेज। रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो हमारा है वो फूड गैदरिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसमें हेल्प कर रहा है। तो वाटर कैनाल है, वेस्कुलर नहीं है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, स्पंजेस यानी पोरीफेरेंस में होता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ये यही तक इतना याद रखना है आप लोग। और फूड गैदरिंग में क्या कौन हेल्प करता है, तो ये जो हमारा कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट या कॉलर सेल हम बोलेंगे इसको, कॉलर सेल और कोइनोसाइट सेल, ये फूड गैदरिंग यानी फूड को, सबसे पहले फूड इसी इसी में जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है तो एक्सचेंज हो जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो सेल में रिमूवल मतलब वेस्ट बना है तो उसको भी इस वाटर के साथ रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के थ्रू जो सॉरी ऑस्ट्रिया के थ्रू जो वाटर एंट्री कर रहा है, तो जो रिमूवल है इसके अंदर है, तो जो फ्लैजिला होता है ना, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला कोइनोसाइट का जो फ्लैजिला है ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर थ्रू ऑस्कुलम। तो ये जो फ्लैजिला है वो वाटर को भी रिमूव करा देता है, इस ऑस्कुलम के थ्रू ये भेज देगा बाहर की तरफ। तो वाटर एंट्री करता है ऑस्ट्रिया के थ्रू और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। इस स्लाइड से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार सब पी वाईक्यूज बने हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। आगे बढ़े अब, चलो ध्यान से देखो। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में कोइनोसाइट, जो बार बार नाम दे रहे हैं इसको। कोइनोसाइट सेल को हम कॉलर सेल भी बोल रहे हैं, फ्लैजिलेटेड सेल बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला या फ्लैजिलम बोलेंगे इसको। ये जो स्ट्रक्चर है ना, कॉलर है, कॉलर रीजन है इसका, एंड दैट्स वाई, एंड दैट वाई रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल। और नीचे आप देखेंगे ये कंप्लीटली एक सेल है हमारा, तो कंप्लीटली सेल में फ्लैजिला है, कॉलर स्ट्रक्चर है, और एक इसका बेस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस इसका नीचे है। अब हमने बोला ना कि कोइनोसाइट सेल जो है वो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, तो फूड इसी रास्ते से, जो हमारा ये जो फूड है इसी रास्ते से एंट्री करेगी, तो फूड वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाता है ना, ध्यान से देखना बच्चे, तो कुछ थोड़ा बहुत डाइजेशन जो हो जाता है इसका, अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो जब इसका थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है, तो जब डाइजेशन इसका मतलब कोइनोसाइट में पार्शियल डाइजेशन होता है, तो इस फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक स्पेशल सेल है अमीबॉयड सेल, अमीबॉयड सेल। तो फूड यहाँ पहले फूड यहाँ आएगा और फिर यहाँ से इस कॉलर अमीबॉयड सेल के पास चला जाता है, इस अमीबॉयड सेल के पास चला जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ अमीबॉयड सेल में होता है। और अमीबॉयड सेल कहाँ प्रेजेंट है, चलो बताओ कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है। सभी लोग, जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग लिखो, अमीबॉयड सेल कहाँ प्रेजेंट है, वो लोकेशन बता दें। ठीक, तो डाइजेशन में दो से हेल्प कर रही है, कोइनोसाइट, लेकिन एनसीईआरटी में कोइनो लिखा है तो कोइनो ही आपको याद रखना है। एक एडिशनल अमीबॉयड बता रहे हैं जो दोनों मिलकर हेल्प कर रहे हैं। कोइनोसाइट के कॉलर रीजन से फूड अंदर जाता है और फिर सेल में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन यहाँ हुआ, कंप्लीट डाइजेशन अमीबॉयड सेल के अंदर होता है। क्लियर?
क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे आते हैं, हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो मीजोग्लिया थर्ड लेयर याद करो, जो बिटवीन आउटर एंड इनर के बीच में था, एक्टो एंड एंडो के बीच में जो है एक थर्ड लेयर है मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया एक और लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको मीजो हाई लेयर बोलते हैं, जो उसका स्केलेटन बनाता है। स्केलेटन जो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का ये स्पंजिस का स्केलेटन है, जो इस जो दो दो फॉर्म में होता है स्केलेटन सिस्टम इसका। एक स्पिक्यूल होता है, दूसरा स्पॉन्जिन। स्पिक्यूल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है एंड सिलिका का बना होता है, सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट का। और स्पॉन्जिन जो है प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो स्पंजेस के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है, मेनली सिस्टम नहीं है, स्केलेटन जो है वो एक लेयर बना रही है, जो मिडल लेयर है मीजो हाई लेयर वो बना रही है। दो टाइप्स के हैं, स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन। स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका का बना है, जो हार्ड होता है, ठीक है, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्पॉन्जिन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और प्रोटीनियस होता है, ठीक है, प्रोटीन के फाइबर होते हैं, इसको स्पॉन्जिन बोलते हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मतलब ये टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ यहाँ से थोड़ी सी कनेक्शन ट्वेल्थ के साथ हम करेंगे यहाँ पर। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, स्पंजेस में दो टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा हमको, क्योंकि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल दोनों मिलेगा। एनसीईआरटी लिख रही है कि ए सेक्सुअल जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है ए सेक्सुअल। लेकिन हम सेकंड लिख रहे हैं कि क्लास ट्वेल्थ में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन। हालांकि वो इस बार वो चैप्टर डिलीट हो गया बच्चे, लेकिन जेम्यूल के थ्रू भी होता है। जेम्यूल क्लास ट्वेल्थ में पहले चैप्टर में था ये, पर अभी डिलीट हो गया, पर यहाँ तो पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ आ सकता है, तो हमें छोड़ना नहीं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पंजस के अंदर फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल दोनों के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ होगा इसमें, और किसके थ्रू होगा? थ्रू गैमीट फॉर्मेशन, थ्रू गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट बनेगा इसके अंदर, हाँ बिल्कुल सही बात है। और गैमीट दो बनेंगे, एक बनेगा स्पर्म सेल, स्पर्म, और दूसरा बनेगा ओवा, ठीक है, या एक से लिख लो, एग सेल, ये गैमीट होगा इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पंजेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसको हम मोनोइसियस भी बोल सकते हैं, मोनोइसियस, या हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, बाइसेक्सुअल। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स हम लिखेंगे सेक्सेस नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, तो सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते। मान लो कि एक स्पंज है, तो स्पंज के बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होगा, मतलब सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, पर सेक्सेस सेक्स सेल होती हैं जो सेक्स गैमीट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो गैमीट का फॉर्मेशन एक ही बॉडी से होता है, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल बोलते हैं। हालांकि मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल जो वर्ड यूज करते हैं वो सेक्स ऑर्गन के लिए वर्ड यूज करते हैं, पर हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो डाउट ना रहे, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस जब एक ही बॉडी के ऊपर होता है, एक ही बॉडी में होता है, तो हम बोल रहे होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी में हर्माफ्रोडाइट ये लर्न रखना है, क्योंकि हम मोनोसियस बाइसेक्सुअल आगे हम पढ़ रहे होंगे, इसके साथ ही हम बताएंगे आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। जो इसमें एक और पॉइंट आपको लर्न रखना है कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। इतनी बातें क्लियर है? चलो, अब हम यहाँ पर मूव कर रहे होंगे, थोड़ा सा एक और स्लाइड ले लेते हैं। इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर, कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इसके अलग नहीं है, या सॉरी, सेक्स जो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल जो बन रही है, गैमीट जो बनता है, वो अलग बॉडी में नहीं एक ही बॉडी में बनता है, तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन, इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट इसका जो होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट हो,
इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा पहले बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, एडल्ट, एडल्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हम आगे कभी भी लिखते हैं तो आप मान के चलो पहले उसमें लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा। डायरेक्ट में क्या होता है कि एक न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और न्यू ऑफ स्प्रिंग से एडल्ट बनता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है, पहले उसमें लार्वा बनता है, फिर लास्ट में उसमें एडल्ट बनता है, मतलब लार्वा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, एडल्ट बनाएगा। पर डायरेक्ट डेवलपमेंट जिस ऑर्गेनिज्म में होगा, जिस फाइलम में होगा, उसमें लार्वा ना बन के यहाँ ऑफ स्प्रिंग बनेगा और ऑफ स्प्रिंग एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, ये भूलना नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा पहले बनेगा, एडल्ट। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमने डिस्कस किया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन जेम्यूल से हो रहा है, सेक्सुअल थ्रू गैमीट के फॉर्मेशन, गैमीट स्पर्म और एक सेल एक ही बॉडी में बन रहा है, इसको हर्माफ्रोडाइट बोल रहे हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं है इसके। ठीक, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन इसमें हमने पढ़ा इंटरनल है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट, तो लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस होता है, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक, पहले भी जानते होंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आया है, एग्जाम्पल। साइकॉन ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा, ये पहला एग्जाम्पल आपको लर्न रखना है। स्पॉन्जिला, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फ्रेश, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, फ्रेश वाटर स्पंज को हम क्या देते हैं, चार ऑप्शन नाम दे देता है और चार ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको ये सेकंड वाला एग्जांपल लर्न रखना है, स्पॉन्जिला आल्सो कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पंजेस। याद करो अभी हमने जब इसका हैबिटाट पढ़ाया था तो उसमें लिखा था ना, जनरली मैराइन होते हैं। जनरली कैसा होते हैं, मैराइन होते हैं, लेकिन ये कैसा है, फ्रेश वाटर में। तो बोलो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, एक्सेप्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी बोला है। तो फ्रेश वाटर स्पंज कौन है, स्पॉन्जिला, तो इसको भूलना नहीं है एग्जाम्पल में, इसको नहीं भूलना, क्योंकि जनरली जो स्पंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। यू स्पॉन्जिया की बात करेंगे तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज, क्योंकि ये भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। और यू स्पॉन्जिया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्यों है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है क्योंकि इसके पास स्पिक्यूल अपसेंट होता है। स्पिक्यूल अपसेंट हो गया, बहुत कम होगा, स्पिक्यूल अपसेंट होगा या लो होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा। स्पॉन्जिन होता है, स्पॉन्जिन जो प्रोटीनियस फाइबर है, ये स्केलेटन सिस्टम होता है। और इस रीजन से जो स्पॉन्जी यू स्पॉन्जिया है, इसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। यूप्लेक्टेला, ये स्टार लगाओ, एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल नहीं है बच्चे, पर ये इंपॉर्टेंट है। यूप्लेक्टेला जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, यूप्लेक्टेला ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, जापानीज एज अ मैरिज गिफ्ट देते हैं, मैरिज गिफ्ट में जापानीज में एक जैसे हम लोग क्या है, बुके गिफ्ट करते हैं किसी भी अ, जब मैरिज एनिवर्सरी के लिए जाते हैं किसी के, या मैरिज में सेरेमनी में जा रहे हैं, वहां पर मैरिज सेरेमनी में, तो हम एक बुके गिफ्ट करते हैं जिसमें फ्लावर होता है। लेकिन जो जापानीज लोग होते हैं, अगर उनकी शादियां होती हैं तो स्पेशल ये बहुत ही मतलब सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट बोल रहे हैं इसको, ये मैरिज गिफ्ट देते हैं जापानीज जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो नए जोड़े होते हैं उनको। ठीक है, तो ये इसका है और याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है एंड फोर्थ एग्जांपल हमने एडिशनल बता दिया, साइकॉन स्काइफा। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है क्योंकि जनरली मैराइन होते हैं सब, लेकिन स्पॉन्जिला इसमें फ्रेश वाटर है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज बोल रहे हैं इसको हम, इसमें ये सॉफ्ट होता है क्योंकि स्पिक्यूल इसमें एब्सेंट है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना जो हार्ड स्केलेटन है वो एब्सेंट है। स्पॉन्जीन है, ये प्रोटीनियस होता है। यूप्लेक्टिला ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट, जो मैरिज एज अ मैरिज गिफ्ट जापान में देते हैं। तो यहां तक का आपका फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट हुआ बच्चे। आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे हम। अच्छे से वीडियो देखो और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो और नोट्स को प्रिपेयर करो साथ में। हम श्योर हैं कि मतलब इस टॉपिक से अब कोई भी ऐसा एनसीईआरटी से कोई एमसीक्यू नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा या आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तुम श्योर है, जाके सॉल्व करो 100%। अगर एनसीईआरटी से है तो आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छे से पढ़ो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम करना क्या है हमको, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्री वर्क की सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। हाँ, लास्ट के 10 ईयर का करना, उससे ज्यादा अगर नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एनसीईआरटी डिपेंडेंट हो गया है पूरा चैप्टर, मतलब कंप्लीटली एनसीईआरटी आ रही है। नेक्स्ट वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, उससे पहले पढ़ाई जरूर करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता और शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, हमेशा एक लाइन याद रखना, शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता और हार्ड हार्ड वर्क का कभी भी एक एडिशनल ऑप्शन नहीं हो सकता। वो भी हार्ड वर्क एक स्मार्ट तरीके से करना है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना कितना है और मतलब
क्या क्या पढ़ना है, कितना का तो फिर कोई लिमिट नहीं है, बहुत पढ़ो आप। और 6 घंटे से 7 घंटे आप प्रॉपर नींद लो रेगुलर बेसिस पे। और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता, और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अलाफ।